अगर कोई चीज लिखी होती है तो ये ट्रस्ट बनाती है, तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनाता है संविधान, विश्वास बनाता है लोगों के बीच। जिन्होंने संविधान बनाते हुए 3 चीजें बहुत ध्यान में रखी, पहली वोटिंग राइट्स देना, दूसरी राइट टू फ्रीडम रखना, तीसरी माइनॉरिटी को इक्वालिटी भी देना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लोगों को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि उन्होंने लोगों के दिमाग से सोचा है कि लोग अगर ऐसे होते तो हमें क्या चाहिए होता। सर जॉन साइमन, ये पूरी कमीशन बुलाई गई थी इंडिया में टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द अमेजिंग पार्ट वाज भारत का संविधान बनाने के लिए एक भी उसमें भारतीय ही नहीं था। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। घर में रूल होते हैं, स्कूल में रूल होते हैं, किसी भी आप मैनेजेबल जगह पे जाते हो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। ऐसे ही हमारा देश जिसमें इतने सारे डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, उनको भी तो मैनेज करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। इसी को तो कहते हैं हमारे देश का संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा खई, और मैं इस चैनल पे आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ। एंड आज क्लास 9th का वो वन शॉट है जो आप कब से मुझे बोल रहे थे डालने के लिए, दैट इज सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस चैप्टर में पूरा एनसीईआरटी जो भी चेंजेस आए हैं सब कुछ कवर किया है। ईच एंड एवरी इमेज आई हैव ट्राइड टू कवर, प्रियम्बल की सारी बातें, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज काफी अच्छी होती है एग्जाम में। कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और एमसीक्यूज और होमवर्क क्वेश्चन सब कुछ आपको इसी वन शॉट में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जस्ट स्टार्ट द वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ योर क्लास 9 सिविक्स, जिसमें हम समझेंगे हमारे देश का संविधान बनाता कौन है, बनता कैसे है और इसकी जरूरत क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। आई टोल्ड यू, सेट ऑफ रिटन रूल्स जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रखे जाते हैं, जो हर एक इंसान को एक्सेप्ट करने होते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is the supreme law that determines the relationship among the citizens and also between the citizens and the government. कोई भी chaos हो, conflict हो, उसके बारे में solution already संविधान में mentioned होता है और ये हर चीज stabilize कर देता है लोगों में और सरकार में। ठीक है बच्चा, अब देखिए, अब इस चैप्टर में आपको संविधान की नीड क्यों है और क्या फायदे हैं ये बताया गया है साउथ अमेरिका के एक केस से, साउथ अफ्रीका के, जहां पे आपको ब्लैक्स और व्हाइट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उस कहानी से समझाया है कि जब संविधान आता है तो कितना ईज हो जाता है कंट्री में। तो नेल्सन मंडेला जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक इनके एक चैप्टर भी है क्लास 9th में या 10th में, आई डोंट नो, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी बुक पे एक चैप्टर भी है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम साउथ अफ्रीकन्स suffered atrocities by the white European rulers. एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार। जस्ट अ सेकेंड, एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार करते थे। सब कुछ एनसीईआरटी में है, आप लोग ये साथ साथ एनसीईआरटी में मेंशन भी कर सकते हो, लिख सकते हो, एक एक लाइन एनसीईआरटी की है। हाँ जी। सो नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रिजाइम। अब नेल्सन मंडेला वो इंसान थे जो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उठे और बोले, लड़े। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment. वो और उनके साथ 7 और लोग थे जिनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी 1964 में, और उन्हें रॉबन आइलैंड नाम की सबसे खतरनाक जेल में, काल कोठरी टाइप में, जहां कहीं सनलाइट भी नहीं आती है, 27 साल उन्होंने उस खतरनाक जेल में बिताए। इनको प्रोटेस्ट करने के बेसिस पे पकड़ा गया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, व्हाइट यूरोपियंस ने। क्योंकि साउथ अफ्रीका में चलता था एक कंसेप्ट दैट इज नोन एज अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड सिस्टम इज द अदर नेम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मतलब कलर के बेसिस पे, रेस मतलब कलर, भागने वाली रेस नहीं, कलर। तो रेस, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को अपार्थीड कहते थे। एक ऐसा सिस्टम था जिसमें व्हाइट वैसे तो माइनॉरिटी में थे, लेस इन नंबर थे, लेकिन ब्लैक्स पे रूल करते थे, राज करते थे।
Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. System of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. Blacks, whites and colored people. We Indians are colored people. अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे हर रंग का इंसान पाया जाएगा, गोरा, काला, गूढ़ा, डस्की, व्हाटएवर, अलग अलग शेड कार्ड्स है हमारे स्किन के, हमारे इंडिया में, राइट? तो इसलिए कलर्ड पीपल कहा जाता है हमारे इंडियंस को. So the white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th centuries. The trading companies from the Europe occupied it with arms and force. In the way they occupied India, जैसे उन्होंने इंडिया में कब्जे किए थे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, वैसे ही भैया जाके अफ्रीका में भी कर लिए. But unlike India, a large number of whites has settled in South Africa and became the local rulers. But वहां पे जाके वो लोगों ने राज करना शुरू कर दिया था. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of skin color. तो यहाँ पे यही बताया गया है, बल्कि 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज ऑफ ब्लैक्स. कुछ कलर्ड थे एंड कुछ व्हाइट्स थे, तब भी व्हाइट्स लोग इन पे हावी थे. बिसाइड्स दी टू ग्रुप मिक्स्ड रेसेस भी थे जिन्हें कलर्ड कहा जाता था, जो इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं. व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर. इंफीरियर मतलब गया गुजरा, सस्ता, बेकार. The non-whites did not have voting rights. Non-whites के पास voting rights भी नहीं थे according to apartheid system. ये लोग फॉलो करते थे एक प्रोसेस जिसका नाम था सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब सेग्रीगेट कर देना. सिर्फ लोगों को ही नहीं, लोग जहां जाएंगे उन जगहों को भी. There were separate churches for whites and separate churches for blacks. पब्लिक प्लेसेस को डिवाइड कर दिया गया, सिनेमा हॉल्स, पार्क्स, पब्लिक टॉयलेट, सबको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सबको डिवाइड कर दिया गया. The non-whites did not have voting rights and they were not allowed to live in white areas. कि white areas में नहीं रह सकते थे. ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेट्रा, सब कुछ व्हाइट्स और ब्लैक्स का अलग अलग कर दिया गया था. दिस वॉज नोन एज segregation, the process in which all the basic public services were divided among blacks and whites. Okay? Now, बनी एक organization जिसका नाम था African National Congress. Since 1950, the blacks, the coloreds and the Indian fought against the apartheid system. लड़े, ऐसा नहीं है लड़े नहीं ये लोग, दे फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम. इन्होंने प्रोटेस्ट किए, मार्चेस किए, एक मूवमेंट चलाई जिसके अंदर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. बहुत सारी वर्कर्स की यूनियंस बनी, ग्रुप्स बने, कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जो सेंसिटिव व्हाइट्स जॉइन द एएनसी टू अपोज अपार्थाइड. और कुछ व्हाइट्स भी थे जो मानते थे कि हम लोग गलत कर रहे हैं, उन लोगों ने भी साथ दिया इन ऑर्गेनाइजेशंस का. Towards a new constitution, अब नए संविधान की तरफ अगर हम चलेंगे तो as protest and struggle against apartheid arise, बहुत सारे स्ट्रगल्स होने लगे बच्चों, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होने लगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा से आप कुछ डिमांड करते हो और वो नहीं मानते हैं, बट आप खाना पीना छोड़ देते हो. आप मतलब मेरा बेटा है वो ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे कोने में जाके बैठ जाता है वो. फिर जाके पूछो क्या हुआ बेटा, कुछ भी छोटी सी चीज है, चाहे मम्मी मैं आइसक्रीम खा लूंगा, मना कर दूंगी तो जाके कोने में, किसी कोने में घर के, फिर आवाज मारते रहो, आवाज नहीं देगा, ढूंढते रहो, किसी कोने में अंधेरे में जाके ऐसे करके बैठ जाएगा. ये तो एक शांति से हो गया. लेकिन कई बच्चे भैया तांडव मचा देते हैं, लेट जाते हैं जमीन पे, भैया चीजें तोड़ने लग जाते हैं. हमें करना ही करना है. जब ये ज्यादा स्केल पे होने लग जाता है तो दबाव पड़ने लगता है माता पिता पे भी. ये गलत अप्रोच है बच्चों, ये लगानी नहीं है, ये इन्होंने लगाई, ये इन्होंने गलत अप्रोच अपने लिए तो सही अपनाई ना, इनकी माता पिता नहीं है, वो व्हाइट्स है जो दूसरी कंट्री से आके इन पे राज कर रहे हैं. So what they did protest, they did all the kind of struggles and government को realize हो गया था कि people are now educated about apartheid and now they are opposing us on a large scale. उनको समझ में आ गया था. White regime changed its policies, discriminatory laws were repealed. repeal मतलब हटा दिए गए थोड़े बहुत. लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज को ही बैन कर दिया, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि ये चीजें दब जाए, स्ट्रगल्स दब जाए. 28 इयर्स के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले, बल्कि उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, बट कई बार सही बिहेवियर की वजह से निकाल देते हैं. फाइनली आउट एट मिडनाइट 26 अप्रैल नया नेशनल फ्लैग लहराया गया साउथ अफ्रीका में, जहां पे नया साउथ अफ्रीका पैदा हुआ, रिपब्लिक साउथ अफ्रीका पैदा हुआ, डेमोक्रेसी आई. कब आई?
26 अप्रैल 1994 में। मैं 95 में पैदा हुई हूँ, 1994 में। हाँ जी। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. वो पार्टी जिसने सब घपले किए वाइट्स की, एक वो पार्टी ANC जिसने सब ठीक किया, बैठे साथ में, 2 साल तक डिस्कशंस हुई, डिबेट हुई और वो पूरे वर्ल्ड का उन्होंने फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2 साल बाद। This constitution gave its citizens the most extensive rights available in the country. बहुत बेहतरीन राइट्स दिए गए इस संविधान के अकॉर्डिंग, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। दिस इज द पिक्चर। हाँ, तो इससे समझ में आता है। अच्छा, आपको पता है नेल्सन मंडेला जी ने अपनी स्पीच में ये तक कहा था, रिक्वेस्ट की थी अपने सारे फेलो ब्लैक से कि जो भी व्हाइट्स ने हमारे साथ किया है, हम अपनी रिपब्लिक साउथ अफ्रीका में ये व्हाइट्स के साथ नहीं करेंगे। ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड कि प्लीज जो भी व्हाइट्स ने किया है हमारे साथ, हम उनके साथ वैसा नहीं करेंगे। ब्लैक्स लोगों ने उनको माना एंड ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल्सो। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जब संविधान आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, संविधान में लिख गया कोई अपोज नहीं करेगा, कोई घपले नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, तो वो लोग फॉलो करते हैं और फॉलो ना करने पे सजा मिलती है। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हमें समझ में आता है कि संविधान क्यों चाहिए और क्या करता है संविधान। Oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. क्योंकि बहुत सारे व्हाइट्स भाई वहां रहने भी तो लग गए। आज भी हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स रहते हैं यार, जो उनकी पीढ़ियां रहती हैं, जो उस जमाने में आए थे जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे। बिल्कुल रही, क्यों नहीं रही, उनकी पीढ़ियां चल रही हैं इधर। इंडियन से प्यार किया, इंडियन से शादी कर ली और यही रह गए, नहीं गए वापस। यहाँ पे भी, लेकिन इनके लिए ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक ऐसा दोस्त जिसने आपको धोखा दिया दूसरे दोस्त के चक्कर में, आप चाह के भी उस पर वैसा ट्रस्ट दोबारा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। So it was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears and wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. उनको हर मैनर में इक्वालिटी दी गई, व्हाइट्स को भी ब्लैक्स को भी। The white minority was keen to protect its privileges and property. और whites जो थे वो लेसन नंबर थे, वो बहुत डरे हुए थे कि हमारी प्रॉपर्टी वगैरह सब तो नहीं चली जाएगी, हमारे राइट्स तो नहीं चल जाएंगे। बस नेल्सन मंडेला जी ने ऐसा नहीं किया। After long negotiation, both parties agreed to compromise. Whites ने अग्री किया to the principle of majority rule and that one person one vote. इन्होंने अग्री किया। इन्होंने ये भी अग्री किया to accept some basic rights for the poor and the workers. ब्लैक्स ने भी अग्री किया कि हम मेजॉरिटी होंगे लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये दबाएगा नहीं किसी भी माइनॉरिटी को। दे अग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। ऐसे ही तो बनता है बेटा, कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, कुछ सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करेगा, तभी तो जाके सिचुएशन बैठेगी। अगर दोनों ही अकड़ दिखाते रहेंगे तो संविधान बन ही नहीं पाएगा, कोई भी रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। ये बात संविधान की नहीं, ये लाइफ की भी बात है कि आप दोनों ही अगर बात करते रहेंगे तो सॉल्यूशन, एक से ना चुप होगा तभी तो सॉल्यूशन आएगा, राइट? हाँ जी, आगे है, इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? The only way to build and maintain trust in such situation is to write down some rules. सिर्फ मुंह की बातों पे नहीं चलता है, लिख के देना पड़ता है। तो कहा कि अगर आपने ट्रस्ट कर भी लिया, लेकिन आपको क्या पता फ्यूचर में ये फिर नहीं बदलेंगे, तो इसीलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चोजन, कैसे आप अपना नेता चुनेंगे। These rules determine what the elected government are empowered to do. जो आपने चुना है जिनको, वो क्या क्या हक है उनके पास करने का। ये रूल्स डिसाइड करेंगे राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ये रूल डिसाइड करेंगे कि विनर जो होगा वो इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और चेंज करेगा। यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया और बनाया वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल्स जो कि सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। डेफिनेशन आ गई,
कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ा। ये सारी इस कहानी के बाद कंक्लूजन निकलता है कि संविधान क्या है और संविधान क्या क्या करता है। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए अब बच्चों सिग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इसका एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो जाना है, अटेंटिवली, एकदम अटेंटिवली पढ़ना है। ये समझो तुम मेरे साथ बैठे हो और मैं तुमसे सवाल पूछती रहूंगी। चलो तुम बताओ जल्दी से मुझे कमेंट्स में कि साउथ अफ्रीका कौन सी डेट को इंडिपेंडेंट हुआ था, रिपब्लिक हुआ था। चलो लिखो जल्दी से, देखती हूँ कितने अटेंटिव हो तुम लोग। हाँ, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आपकी एनसीईआरटी ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिया हुआ है खुद से, हम भी वही करेंगे। सवाल आता है एग्जाम में, सवाल आता है व्हाट, इसी टॉपिक के साथ लिख लेना एनसीईआरटी में, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, या तो आ जाएगा व्हाई डू वी नीड, या आ जाएगा व्हाई देयर इज अ नीड, या आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी भाषा में आ सकता है, आंसर यही है, आंसर यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट 5 मार्कर। पहला, अगर कोई चीज लिखी होती है तो ये ट्रस्ट बनाती है, तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनाता है संविधान, विश्वास बनाता है लोगों के बीच कि भैया, एंड कोऑर्डिनेशन रखता है, क्योंकि मेंशन्ड होते हैं वर्क्स कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके पास क्या अधिकार है, इसके पास क्या अधिकार है, तो कोई क्योस नहीं मचेगा। तो फर्स्टली इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। भाई हमारे घर में 7 जनों के परिवार में भी रूल्स हैं, वरना तो क्योस मच जाएगा ना। सब देखते रहेंगे अच्छा वो कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है, तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है। अगर वो ड्यूटी कर, मतलब उनको अपनी ड्यूटी करनी है, ये हमने बात कर ली है, लिखा नहीं है, घर है, देश नहीं है और परिवार के लोग हैं। लेकिन अगर यही कोई 10 दोस्त मिलके रह रहे होते हैं पीजी में, तो ऐसा होता है हमारे, मतलब जैसे सोनम मैम वगैरह पीजी में रहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसा होता था कि दिन का खाना तू बना लियो, रात का खाना मैं बना लूंगी, शाम का ये कर लेंगे। तो ऐसे कोऑर्डिनेटेड होता था कि इतना कंट्रीब्यूशन तू कर दियो, इतना कंट्रीब्यूशन मैं कर दूंगा, ऐसे करके घर का राशन आएगा। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस वर देयर। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी, सरकार के पास क्या क्या पावर्स है, ये संविधान बताएगा। ऐसा थोड़ी है लोगों के लिए है, ये सरकार के लिए भी है, ये लीडिंग रूलिंग पार्टी के लिए भी है, मोदी जी के लिए भी रूल्स है सारे इसके अंदर। थर्ड, इट लेट्स डाउन द लिमिट्स। यस, ये बताता है कि सरकार क्या क्या नहीं कर सकती, इस हद से पार नहीं हो सकती है सरकार, ये बताता है। तो फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो गुड सोसाइटी बनाने के लिए एस्पायर करता है लोगों को यार, क्योंकि अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो सब कुछ सिंपली होगा। तो पहला, डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तीसरा, लिमिट्स डाउन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड चौथा, एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। These are the 4 and the red one are the highlighted portion of these pointers. So all countries that have constitutions, अच्छा ये एक बड़ी सिंपल सी लाइन है। पहली बात तो जो भी कंट्रीज है, ऑल दी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जरूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक हो। मोनार्की में भी आप संविधान बना सकते हो, लेकिन हर वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक है उसके पास संविधान होना जरूरी है। बात समझे? हर एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक है उसके पास संविधान होना इज कंपलसरी, बट हर एक कंट्री जिसके पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक हो ये जरूरी नहीं है। वो मोनार्की भी हो सकती है, वो डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, वो डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, कोई भी फॉर्म ऑफ हो सकती है। After the War of the Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, French people approved democratic constitution. Since then, it has become a practice कि हर एक डेमोक्रेसी में संविधान होगा। जब व्हाइट्स वाले, हम लोग जब आजाद हुए हमने भी बनाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने देखा हुआ है कि फ्रांस में भी बना। तो बेसिकली संविधान ये एक सिस्टम बन गया कि हाँ भाई जो डेमोक्रेटिक होगा वो संविधान बनाएगा। अब बहुत हो गया साउथ अफ्रीका, ब्लैक्स वाइट्स। अब हमारे इंडिया पे वापस आते हैं कि हमारे देश का संविधान कैसे बना, क्या क्या फेस की गई प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपके एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं,
हमारे देश का संविधान के लिए 1928 में ब्रिटिशर्स के द्वारा साइमन कमीशन बुलाई गई थी। टॉरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट नाम थी, TORY। वहां से एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन, एंड उनके लीडर थे सर जॉन साइमन। ये पूरी कमीशन बुलाई गई थी इंडिया में टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द अमेजिंग पार्ट वाज, भारत का संविधान बनाने के लिए एक भी उसमें भारतीय ही नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। तो इंडियंस ने उसको अपोज किया, गो बैक साइमन के नारे लगाए और उनको भगाया। और फिर हमारे देश के नेताओं ने संविधान बनाना शुरू किया जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, तभी से। ओके, तो like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. हमारा संविधान बहुत बड़ा है, इवन द वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट संविधान है हमारा। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन, रिलीजियस डिफरेंस की वजह से। द ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांट टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से गए थे, हमारे देश को तितर बितर करके गए थे, एकदम रायता फैला के गए थे वो, वॉर करा के गए थे, रायता फैला के गए थे। So the merger of these princely states was a difficult and uncertain task. Princely states were the states which were owned by the Britishers government. तो उन्होंने उनको कहा कि अब तुम देखो, तुम्हें पाकिस्तान में जाना है, तुम्हें इंडिया में जाना है, या तुम लोगों को अपना इंडिपेंडेंट जगह बनानी है। तो तभी तो ये बांग्लादेश अलग हो गया। This made the makers of the constitution anxious कि अभी प्रेजेंट का यह हाल है तो फ्यूचर में संविधान में क्या ही होगा भाई। वो लोग बड़े ही घबराए हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। आप देखिए, पार्टीशन के पहले हमारा ये मैप हुआ करता था, ये देखिए, ये पाकिस्तान है गिलगिट, ये बालूचिस्तान है, ये पूरा अगर आप देखें ये हमारा पूरा मैप हुआ करता था। अब ये हमारा मैप है, बाहर चले गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश अलग हो गया। ये सब हमारा पार्ट था पहले। देखो ना, बांग्लादेश, ये आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल इधर रह गया। बड़ा ही अजीब सा ही हाल हुआ था हमारे देश का। चलिए चलते हैं पाथ पे, संविधान बनाने के पाथ पे चलते हैं। Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. इन सभी मुसीबतों के बाद भी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक बड़ा एडवांटेज था। Unlike South Africa, there was a consensus about what a democratic India should look like. Much of these, देखिए हमारे देश में ना एक फायदा था, फ्रीडम स्ट्रगल में हम पहचान गए थे कि क्या क्या चीजें हमने फेस की हैं जिसको हमें संविधान से हटाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाना है। हमारा नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल, इट वाज आल्सो स्ट्रगल टू रेजिन्यूएट आवर कंट्री एंड ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी। सिर्फ ब्रिटिशर्स को भगाना ही हमारा मोटिव नहीं था, हमारा मोटिव तो इंडिया के तितर पितर हुए पार्ट्स को जोड़ना भी था, कंट्री को रेनोवेट करना भी था। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। फ्रीडम के टाइम पे भी नेताओं में बहुत ही अलग अलग डिफरेंसेस थे माइंडसेट में, ये डिफरेंसेस आज भी होते हैं। येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, लेकिन कुछ आइडिया सब लोग उसमें अग्री करते ही हैं, क्योंकि यार संविधान आप देखो, कई बार 4-5 लोगों में इतना ज्यादा डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना। तो आप ये सोचो, जब 299 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे होंगे, 300 लोग, फिर पार्टीशन के बाद उसमें से पाकिस्तान भी चले गए कुछ लोग, तो वो भी पार्टीशन हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कितना डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन हुआ होगा, कितना तर्क वितर्क हुआ होगा, है ना भाई। तो एज फार बैक एज 1928 आई टोल्ड यू, मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 और कांग्रेस के लीडर्स जो थे, उन्होंने संविधान बनाना शुरू कर दिया था, इसका नींव रख दी थी। 1931 में पहला सेशन हुआ था कराची में सेशन मतलब बैठक, कराची में सेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसमें ये देखा था कि कैसा एक इमेजिनेशन की थी कि कैसा हमारा संविधान लगेगा। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. तो बहुत सारी चीजें पहले से ही फोरसीन करी गई थी, उसके बाद जाके Constituent Assembly फॉर्म हुई थी। Both these documents were committed to the inclusion of, इसमें था कि राइट्स देंगे, वोटिंग, फ्रीडम देंगे, इक्वालिटी देंगे, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रिजर्व करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद। नाउ
कॉलोनियल रूल से क्या क्या एक्सपीरियंस किया हमने, हम देखेंगे। द फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस of the colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। आप इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, बट ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ संविधान होता है। संविधान में एक्चुअली बहुत ही लीगल टर्म्स यूज होती हैं, इसमें बहुत ही सिंपल टर्म्स यूज होती हैं। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, ब्रिटिशर्स जब थे। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स मतलब जो लॉ बनाते हैं, legislatures मतलब who make laws। people who make laws। ये हमने ब्रिटिश रूल से, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल से हमने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है। इलेक्शंस तो होते थे लेकिन पूरे डेमोक्रेटिक नहीं होते थे। But the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful। बहुत कुछ सीखा इन्होंने, भले ही वीक थे लेकिन बहुत कुछ सीखा उस दौरान। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। ये एक्ट 1919 में भी लाया गया था। इसमें ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में कि मेजॉरिटी में इंडियन पीपल होंगे जो सरकार चलाएंगे, ब्रिटिशर्स से ज्यादा इंडियन पीपल को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, क्लियर। अब सालों दर साल सोचने के बाद, डेलिब्रेशन मतलब तर्क वितर्क करने के बाद संविधान का फ्रेमवर्क बनाया गया। हम इस संविधान में बहुत सारे और कंट्री से इंस्पायर हुए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में सोशलिज्म का कंसेप्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन की, बिल्स ऑफ राइट यूएस का, इन सब ने हमें बहुत इंस्पायर किया। However, they didn't simply imitate these principles. At each step, they were questioning whether these things suited our country or not। इतने सारे लोग थे ना हमारे असेंबली में, तो सबने पूछा अरे ये वहां पे लग रहा है तो यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत बातचीत हुई। अगर आप ये देख पा रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, टी कृष्ण मचारी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन बाद में ये जैसे अब्दुल कलाम आजाद हैं, ये अलग हो गए थे और पाकिस्तान वाले उसमें चले गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट लाया गया, मेजर सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कनाडा से हमने, यूएसएसआर से हमने, ये आपके एनसीईआरटी में मेरे को याद नहीं है कि नहीं, मैंने लगाया है कहीं से शायद। ये सारा बता रखा है हमने जो लिया है। ये पेपर में नहीं आता, बट पेपर में ये आ सकता है कि कहाँ से बिल्स ऑफ राइट लिया 1 मार्कर में, वैसे इतना नहीं आता। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है। ड्राफ्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है, वो ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो होंगे वो क्या करेंगे, संविधान लिखेंगे, बैठ के तर्क वितर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। एक बोलेगा ये रूल गलत है, दूसरा बोलेगा ये सही है। कितनी ड्यूरेशन में ये प्रोसेस पूरा चलता है। देन दे कम एट अ फाइनल रूल, अ सिंगल रूल। फर्स्टली इफ आई से, इंडिया मतलब इंडिया का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट संविधान है। तो ये ऐसे ही नहीं बनता, इतने सारे लोगों के आइडियाज, एंड यू वोंट बिलीव ईच एंड एवरी रूल, ईच एंड एवरी रेगुलेशन दैट वाज मेड, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। यानी कि एक रिकॉर्डर लगता था जब वहां पे मीटिंग होती थी और बातचीत होती थी, एंड व्हेन दैट रूल वाज फाइनलाइज्ड, वो रिकॉर्डिंग में जाता था कि किसका रूल ये फाइनलाइज हुआ है। ऑल्सो हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है, दैट इज हम उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आपका जूता टूट जाता है, आप नया जूता लेने नहीं पहुंच जाते, आप उसको अमेंड कराते हो, आप उसका सोल जुड़वा देते हो, उसमें कील लगवा देते हो, उसमें वो स्टिकीनेस जो होती है वो लगवा लेते हो, अगर कम हो गई है तो आप उसे अमेंड करा देते हो, उसका सोल ठीक करा लेते हो। सिमिलरली संविधान में कोई रूल अगर गलत हो गया तो उसमें चेंज कर दिया जाता है, ऐसे बनता है। So drafting of the document called the constitution was done by an assembly। assembly मतलब ग्रुप, जिसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, देन वो बनाते हैं असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में, आफ्टर द पार्टीशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1 मार्कर है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। और पहली बात तो इसकी पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में,
Soon after the country was divided into India and Pakistan. एक्चुअल में असेंबली पहले बनी हुई थी, लेकिन उसके मेंबर्स पार्टीशन के टाइम पे अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से दोबारा इलेक्शंस हुए एंड फाइनल मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो दिसंबर 1946 में हुई. Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into India and Pakistan. अब पाकिस्तान की अलग हो गई है, इंडिया की अलग हो गई है. The Constitution Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. तो इन जनरल आफ्टर पार्टीशन हमारी असेंबली में थे 299 मेंबर्स, जिन्होंने संविधान बनाते हुए तीन चीजें बहुत ध्यान में रखी. पहली, वोटिंग राइट्स देना. दूसरी, राइट टू फ्रीडम रखना. तीसरी, माइनॉरिटी को इक्वालिटी भी देना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना. वेरी इंपॉर्टेंट. द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था. एक सेकेंड बेटा बस. हाँ, असेंबली अडॉप्ट की गई थी 26 नवंबर को, लेकिन लागू की गई 26 जनवरी को 1950 में, 2 महीने बाद. ऐसा क्यों? क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज घोषित किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के होते हुए. लेकिन लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, तो एक बड़े नेता की एक तौहीन थी, एक इंसल्ट थी. उनको दोबारा रिस्पेक्ट देने के लिए 26 जनवरी ही डेट चुनी गई. टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. रिपब्लिक डे इज इंडिपेंडेंस डे जब हम आजाद हुए, रिपब्लिक डे जब हमारा संविधान लागू किया गया. दुर्गाबाई देशमुख आते नहीं है, ये पेपर में नहीं आते, इतने सारे दिए हैं ना. अब एक सवाल और आता है एग्जाम में यार. 50 साल तो नहीं, मोर देन 50 ईयर्स कह रहे हैं. अब तो नई बुक में ये मोर देन 70 डिकेड्स हो चुका है. 70 साल पहले बना संविधान हम आज भी कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं भाई? हम आज भी कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं? इतना पुराना क्यों कर लेते हैं? तो ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन्ड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहली बात तो हमारे देश में जितने भी रेगुलेशंस बने हैं, रूल्स बने हैं, इस पे कोई भी बड़ा बवाल नहीं मचा, कोई भी आज तक. छोटे मोटे तर्क वितर्क हुए हैं, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं उठा. कोई भी बड़ा सोशल ग्रुप आके नहीं बोला कि ये क्या है. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है बल्कि एक संविधान के लिए, कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई कमी नहीं निकली. द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट. पहला रीजन तो क्या हो गया यार? किसी ने भी आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं उठाया. किसी ने भी इसकी लेजिटिमेसी पे. सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लोगों को रिप्रेजेंट किया है. यानी कि उन्होंने लोगों के दिमाग से सोचा है कि लोग अगर ऐसे होते तो हमें क्या चाहिए होता. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी इंडिया की. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियंस इसके अंदर शामिल हुए, लोगों के आए, ग्रुप बोले. द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट अग्री विद द कांग्रेस. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं मानते थे वो रूल. In social terms too, the assembly represented members from different language, groups, caste, classes, religions and occupations. तो हर एक वैरायटी का इंसान था हमारे असेंबली में, जो अपने अपने एरियाज में, जोनर्स में काफी ज्यादा क्या था, सुपीरियर था. तो फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव sanctity, यानी कि अश्योरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंट्रल, मतलब लोगों से बातचीत करके ही ये संविधान बनाया. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन. पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए जाते थे और उस पर हामी भरी जाती थी. देन एक ड्राफ्टिंग कमेटी आती थी जिसके जो लीडर थे वो थे B.R. अम्बेडकर, जो ड्राफ्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को. सेवरल राउंड्स होते थे इन डिस्कशन, क्लॉज बाय क्लॉज, रूल बाय रूल दे डिस्कस. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड. 2000 अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स का मतलब मैं बता दूं आपको, चेंजेस. 2000 चेंजेस हुए संविधान में.
such a difficult task, I can say, such a difficult task for anyone to make a constitution. It was very very difficult. ये देखिए कैसे मीटिंग चलती हैं, बैठते हैं लोग, बात करते हैं। 114 डेज, 3 सालों में बटे हुए इनकी मीटिंग्स हुई। 3 साल में 114 दिन, मतलब होते नहीं 114 दिन, 114 दिन की मीटिंग्स हुई। हर एक डॉक्यूमेंट बोला गया, रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व किया गया। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और जब प्रिंट किया गया ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में बना, 12 बल्कि पार्ट्स में बना। These are used to interpret the meaning of the constitution, जिसमें संविधान का पूरा पूरा डिटेल्ड मैनर में हर एक चीज बताते हुए एक्सप्लेनेशन है। नाउ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में क्या क्या वैल्यूज हैं जो हमें मिलती हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें मिलती हैं। So by reading the views of some of the major leaders on the constitution, by understanding what constitution says about its philosophy, यहाँ पे आते हैं the dream and the promise of महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi ji was not a member of Constituent Assembly. Firstly, yes, he was not a member of Constituent Assembly yet. बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने गांधी जी के विजन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, वन मार्क कराइए या असर्शन रीजन भी आ सकता है, spelled out what he wanted the constitution to do. इन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मैं अगर होता तो संविधान ऐसा बनाता। तो बुक्स से इंस्पायर हुए members and they actually adopted some of his visions in the constitution. This was an extract from there. Now B.R. Ambedkar ने महात्मा गांधी और उनके विजन्स को कई बार क्रिटिसाइज भी किया, गलत भी कहा। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को एक स्पीच दी, मिडनाइट स्पीच दी। He stated, when the world sleep, India will awake to life and freedom. जब दुनिया सो रही होगी इंडिया जागेगा और फ्रीडम की स्मेल सूंघेगा, क्योंकि आजाद हुए थे ये। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब देश आजाद होता है हमें अभी दूसरों के अंडर पलने की आदत है, अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज से चलना पड़ेगा। सर्विस ऑफ इंडिया मीन सर्विस टू द मिलियंस हु सफर। He was the first president and the ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from everywhere. अब हम जितने भी आंसुओं का बदला हम ले सकेंगे हम लेंगे। ये उनकी स्पीच थी, इनइक्वालिटीज हटाएंगे वगैरह वगैरह। So finally let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constitution Assembly in the midnight. This was his speech, Tryst and Destiny. ये 1 मार्क का भी आ जाता है जवाहरलाल नेहरू की। And now the times come when we shall redeem our pledge, not wholly or fully measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मैंने इसके मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। जब दुनिया सोएगी हम जागेंगे, जब दुनिया सोएगी हम जागेंगे, इंडिया जागेगा। ये इनका कहना था। ठीक है, अब फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या क्या चीजें हैं जो संविधान में मेंशन्ड है, फिलॉसफीज हैं जो हम फॉलो करते हैं। ऐसा क्या है जो इंडिया के संविधान को इतना लंबा चला गया बिना किसी क्वेश्चन मार्क्स के लोगों के। तो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी लाने वाला हमारा संविधान, ऑफ कोर्स फिलॉसफी ऑफ संविधान। These values are embedded in the preamble of the constitution. Yes. जैसे एक नोटबुक का इंडेक्स होता है ना बेटा, जिसमें सब मेंशन होता है कि इस कॉपी में क्या क्या है, इस बुक में क्या क्या है, वैसे ही सिमिलरली हमारे देश का, हमारे संविधान का इंडेक्स है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल दे गाइड ऑल द 50 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी में फ्रीडम, जस्टिस, माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट करना, सेक्युलरिज्म, यूनिवर्सल राइट्स देना, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब पावर शुड बी डिवाइडेड इन वेरियस फॉर्म्स, नेशनल आइडेंटिटी, ये सब फिलॉसफीज हैं हमारे संविधान की।
तो व्हाट इज अ प्रियम्बल, क्वेश्चन आता है इसमें से, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ प्रियम्बल? प्रियम्बल क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड प्रियम्बल। छोटे छोटे वैल्यूज जो हमारे संविधान की शुरुआत में लिखे होते हैं, आपके एनसीईआरटी की शुरुआत में लिखे होते हैं। Taking inspiration from the American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. अमेरिका में इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, प्रियम्बल से स्टार्ट करना संविधान, हमारे देश में भी उसको फॉलो किया गया। The preamble of the constitution reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law, action of government to find out whether it's good or bad. It is the soul of Indian constitution. Yes, it is the soul. We, the people of South Africa, recognize the injustice of our past, honor those who suffered for injustice and freedom. देखिए ना, we the ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये साउथ अफ्रीका, और ये हमारे इंडिया का संविधान का प्रियम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its criticizes. हम क्या क्या criticize करते हैं? Justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status, opportunity। देखिए क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं हमारे प्रियम्बल जो है वो एक पोम की तरह लगता है, पोयम की तरह लगता है। हम भारत के देश के लोग हमारे इंडिया को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि वहां पे क्या होगा, सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी का मतलब अभी एक एक को सबको एक्सप्लेन करके लाई हूँ, बट सोवर्जिनिटी का मतलब, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सोवर्जिनिटी का मतलब कोई भी एक्सटर्नल पावर अब हम पे आके राज नहीं कर सकती है। सोशलिस्ट का मतलब सब लोगों के पास इक्वालिटी रहेगी वेल्थ के मामले में भी। सेक्युलर मतलब कोई भी हमारे देश में ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई भी रिलीजन आप अपना सकते हो। डेमोक्रेटिक, यू ऑल नो। रिपब्लिक मतलब कोई भी जो सरकारी पोजीशन है वो हेरिडेटरी नहीं होगी। जस्टिस है हर मैनर में, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी है, आजादी है अपने थॉट्स रखने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव्स बताने की, किसी को भी वर्शिप करने की, किसी में भी विश्वास करने की। इक्वालिटी है स्टेटस का, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution। जिस डेट को अडॉप्ट हुआ था वो लिखा हुआ है लास्ट। ये एक एक करके सारी चीजें, ये सारा देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली। इक्वालिटी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, लिबर्टी है। अगर आप देखो ये सारे के सारे पॉइंटर्स हैं, आपको एग्जाम में सारे एक्सप्लेन करने तो नहीं आते, कई बार स्टेट करने आ जाते हैं, कई बार बोल देते हैं एक्सप्लेन एनी टू और थ्री। ये पूरा दोबारा से आ गया। ये एक एक करके आपकी बॉक्स वाइज ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया बता दिया है कि हमने क्या क्या, जो सारा आपको अभी हिंदी में बताया। सोवरेन मतलब हमारे पे कोई एक्सटर्नल पावर नहीं आ सकती है, हम लोग ही अपने डिसीजंस खुद लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट का मतलब वेल्थ जो होगी वो सोशली में, सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जितना हो सकेगा। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, ऐसा नहीं है बहुतों के पास लैंड है और बहुत ही लैंडलेस है, तो इक्वालिटी लेके आएगी सरकार। सेक्युलर मतलब हमारे देश में पूरी आज़ादी है, आप कोई भी धर्म अपनाओ, आप पैदा हिंदू हो, आप मुस्लिम बन सकते हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू बन सकते हो, आप क्रिश्चियन बन सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, हमारा संविधान इसकी आज़ादी देता है। वी आर डेमोक्रेटिक एंड वी एंजॉय ऑल द सुपीरियरिटी अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज। रिपब्लिक है, कोई भी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होगी, इलेक्ट ही होगी। जस्टिस का मतलब हम लोग हर मैनर में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इंसाफ करेंगे, इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। लिबर्टी मतलब आज़ादी, कुछ भी बोलने की, कुछ भी एक्सप्रेस करने की। इक्वालिटी मतलब सब लोग इक्वल हैं लॉ के आगे, कोई भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता। फ्रेटर्निटी मतलब हम सब एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा ऑन टॉप। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। फिर क्वेश्चन करेंगे इसके हम लोग, क्वेश्चन भी बचे हैं अभी। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, चलिए, तो इट्स एक्चुअली
a simpler form of constitution. Okay, a constitution is not merely a statement of values and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying ये values को डालना, उसको arrange करना. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements only. It is a very long detailed document, इसीलिए इसको quite regularly amend करते रहना पड़ता है and साथ साथ इसको updated रखना पड़ता है, just like you update your phone. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in society. जैसे जैसे लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमारे संविधान को भी मॉडर्नाइज होते रहना पड़ेगा. They did not see it as a sacred, static and unalterable law. वो ऐसा नहीं मानते कि हमारा संविधान चेंज नहीं हो सकता, स्टेबल रहेगा. No. So they made provisions to incorporate changes from time to time. इसे कहा जाता है constitutional amendments. The amendments that are done time to time in a constitution are known as constitutional amendments. The constitution describes the institutional arrangements in very legal language. जो भी arrangement है बहुत legal language में होता है, laws वगैरह, articles वगैरह के साथ. If you read the constitution for the first time, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हें समझने के लिए. But institutional design is not very difficult to understand. कि उसका सिंपल वर्जन है, समरी है उसकी. Like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. It defines who will have the power, what decisions it can take, and it puts the limit to the government. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ. So we shall look at some key constitutional provisions in each chapter to understand institutional design. तो आपको बस इतना पता होना चाहिए. Institutional design is the simpler form of constitutional design in a simple language. That's what your chapter was. Now we will do some of its MCQs and then we will do some subjectives and then I will be giving you 2 MCQ homework questions. Okay? करें शुरू? Just a second. 3 Okay, let's begin. The first MCQ. The Constitution safeguards the interest of minorities. This is related to what? Safeguard करेगा minorities को. ये आज़ादी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है या जस्टिस है? बताइए. सेफगार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इन अ लीगल मैनर, तो जस्टिस लेके आएगा. वी द पीपल जस्टिस लेके आएगा. हाँ. We the people of India in the preamble signifies power lies with king, power lies with parliament, powers lie with the president, sovereignty of the people. लोगों की sovereignty, लोग ही राज करेंगे और कोई और राज नहीं करेगा. अपार्थाइड सिस्टम किस पे बेस था? रिलीजन, कलर, लैंग्वेज या कास्ट? तो कलर के बेसिस पे था. The final draft of the Indian Constitution was ready by. Final draft कब ready हो गया था? नवंबर 1949 में. Assertion कह रहे हैं India became independent on 15th August 1947. The Constitution came into effect the same day? No. तो A is true but R is false. Independent तो हुआ लेकिन संविधान तो जनवरी में बना था. Nelson Mandela spent 28 years in jail. सही है. He was fighting against apartheid in South Africa. बिल्कुल सही है. दोनों बातें सही हैं. क्योंकि वो लड़ रहा था इसलिए वो जेल में गया. किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं? आपको साउथ अफ्रीका के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि नेल्सन मंडेला कैसे लड़े, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट कैसे फाइट किया, एएनसी बनाई, फिर एट द एंड जीते और संविधान ड्राफ्ट किया. तो पूरा इस तरीके से बना बनाया सवाल है 5 पॉइंटर्स के साथ. मैंने टॉप 5 मार्कर्स लगा दिए हैं आपके लिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स, ये भैया लॉन्गेस्ट फॉर्म है, रिटन इन डिटेल्ड, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज बताता है और जस्टिस लेके आता है, जुडिशरी सिस्टम है इंडिपेंडेंट. और इंपॉर्टेंस क्या है प्रीएम्बल की? तो प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो ये ब्रीफ है हमारे संविधान का. इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंडिया को सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन बताता है. ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी मेंशन करता है. ये वैल्यूज और गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है. ये प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस बता दी है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे हुआ?
299 मेंबर्स थे, जिसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर करते थे BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। 2 साल लगे, 11 महीने और 18 दिन इसको बनाने में। 26 नवंबर को ये लागू किया गया। अच्छा, 3 साल में 114 दिन उन्होंने बैठक की। 26 नवंबर को लागू हुआ और 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट हुआ। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन? कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये लिमिट रखेगा सरकार पे यार, ये लिमिट रखेगा, ये पूरा कोर्ट्स को आजादी देगा, ये माइनॉरिटीज के लिए इक्वल एक्सेस रखेगा, यहाँ पे सुप्रीम लॉ की बात मानी जाएगी, फॉलो करना होगा सब कुछ। अब आते हैं इसके होमवर्क क्वेश्चंस। मैंने आपको बीच में बता दिया व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, प्रियम्बल का बता दिया है, पॉइंटर्स आ सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं, कमेंट्स में आंसर देना है, सेशन को लाइक करके जाना है। आगे कौन सा लेक्चर चाहिए मुझे बताना है। वैसे मैंने सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं भाई, क्लाइमेट भी डाला हुआ है, जाके देखो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। ये 2 आंसर देंगे आप लोग, जिसके भी आंसर सबसे जल्दी और सबसे सही आएंगे, आई विल पिन दैट कॉमेंट एंड गिव हार्ट्स टू ऑल द करेक्ट आंसर्स। ओके, तो दिस वॉज योर कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें सब समझ आ जाएगा, सारे सवाल बन जाएंगे। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके ले लेना, पढ़ना शुरू कर दो। फाइनल एग्जाम में पूरी बुक आने वाली है, धड़ाधड़ वन शॉट सब मिलते रहेंगे। बाकी जो नहीं मिलेगा वो ऑलरेडी डला हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, नाजीज्म, सब कुछ डला हुआ है। जाओ पढ़ो, देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी तैयारी जारी रखो, अच्छे से त्योहार मनाओ और फिर पढ़ने बैठ जाओ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए।